आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ और उसके करीब 100 करोड़ साल बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। धरती पर जीवन की शुरुआत सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से हुई। यही सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस व इवॉल्व होते होते करोड़ों अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं में तब्दील हो गए। हम इंसान भी उन्हीं जीव जंतुओं में से एक हैं और आज आप जितने भी जीवों को देखते हो वो सभी उसी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आए हैं। लेकिन धरती पर जीवन का ये सिलसिला इतना आसान भी नहीं था। धरती के इतिहास में ऐसे कई समय आए जब धरती पर मौजूद जीवन अंत के कगार पर आ गया था। जीवन को बनाए रखने एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए धरती के प्राणियों को कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ा। जो जीव उन आपदाओं से बच निकले और जिन्होंने खुद को उन कठोर स्थितियों के अनुसार ढाल लिया, उन्होंने ही धरती पर राज किया। वे जीव जो आपदाओं में संभल न सके, उन्हें विलुप्त होना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती के पूरे इतिहास में जितने जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई थीं, उनमें से 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज जीवों की जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, वो उन 1% प्रजातियों में से हैं जो विलुप्त नहीं हुई हैं। तो अब सवाल ये आता है कि 99% जीवों की प्रजातियां आखिरकार क्यों विलुप्त हो गईं? इनकी विलुप्ति का एक मुख्य कारण है मास एक्सटिंक्शंस। मास एक्सटिंक्शंस उन घटनाओं को कहा जाता है जिनमें धरती की 75% या उससे ज्यादा स्पीसीज का अंत जियोलॉजिकल स्केल पर एक बेहद कम समय में हो जाता है। अब ये कम समय 20 लाख साल या उससे कम के नीचे में कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है। और आपको बता दें कि ऐसे मास एक्सटिंक्शंस एक बार नहीं बल्कि 5 बार धरती पर हो चुके हैं और हम छठे मास एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़े हैं, जिसमें इंसानियत का अंत हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धरती पर घटे उन 5 मास एक्सटिंक्शंस को ब्रीफली जानेंगे और छठा मास एक्सटिंक्शन कैसे हो सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। धरती पर सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन उस पीरियड में हुआ जब कोरल्स और सेल्ड ब्राचियोपोड्स नामक लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के कम गहरे पानी में भरे पड़े थे और इन ऑर्गेनिज्म ने धरती की जमीन पर कदम नहीं रखे थे। इस पीरियड को ओर्डोविशियन पीरियड कहा जाता है और इस पीरियड से 370 करोड़ साल पहले धरती पर पनपा जीवन इस पीरियड में धरती के अलग अलग हिस्सों में फैलना और डाइवर्सिफाई होना शुरू ही हुआ था। लेकिन आज से तकरीबन 44 करोड़ साल पहले धरती के क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक अजीबोगरीब सा बदलाव देखने को मिला और इस बदलाव ने समुद्री जल स्तर को घटा दिया, जो एक बड़े स्तर पर समुद्री जीवों के विनाश का कारण बना। अगर आपने स्कूलों में भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर 2 नए सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना और लोरेसिया में बट गया था। ओर्डोविशियन पीरियड के समय धरती पर यही 2 सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते थे। इस पीरियड के अंत के साथ ही साउथर्न गोंडवाना बहुत बड़े स्तर पर फ्रीज होने लगा और कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर में तब्दील होने लग गया। एक तरह से हिमयुग की शुरुआत हो गई थी और इसी कारणवश दुनिया भर में समुद्री जल स्तर का लेवल बहुत तेजी से नीचे गिरने लग गया और समुद्र में रहने वाले बहुत से जीवों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। फूड चेन कोलैप्स हो गए और बहुत से जीव मारे गए। इस इवेंट का कॉज क्या था ये अभी तक अननोन है और साइंटिस्ट इसको लेकर एकमत भी नहीं है। एक थ्योरी के अनुसार धरती के तापमान में इस समय गिरावट के पीछे का कारण था नॉर्थ अमेरिकन एपेलाचियन माउंटेन्स का फॉर्मेशन जो उस समय हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि माउंटेन फॉर्मेशन के दौरान बड़े स्तर पर माउंटेनियस सिलिकेट रॉक्स का एरोजन होने से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम होने लगी। अब हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आ रही हीट को धरती पर ट्रैप करके रखती है, जिससे धरती का क्लाइमेट गर्म रहता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण ही धरती का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और साउदर्न गोंडवाना लैंड फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, जिससे ये मास एक्सटिंक्शन हुआ। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं और कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं जो इस इवेंट को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि एक थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन डिप्लेशन के समय टॉक्सिक मेटल्स ओशियन वाटर में डिसॉल्व हो गए होंगे, जिससे समुद्री जीवों का खात्मा हो गया। अन्य कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय सुपरनोवा से उत्पन्न गामा रे बर्स्ट धरती पर पड़ी होंगी, जिसके कारण धरती की ओजोन लेयर में एक बड़ा होल क्रिएट हो गया होगा और हानिकारक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी होंगी, जिससे धरती की मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई होगी।
एक और थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज ने इस मास एक्सटिंक्शन को जन्म दिया। लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, डिवोनियन पीरियड, जिसे एज ऑफ फिश के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कई उतार चढ़ाव आए। इस पीरियड में कई प्री हिस्टोरिक मरीन स्पीसीज की उत्पत्ति व उनका अंत हुआ। हालांकि इस समय तक कई एनिमल्स जमीन पर इवॉल्व होने लगे थे, लेकिन ज्यादातर जीवन अभी भी समुद्रों तक ही सीमित था। लेकिन समुद्रों में बसा ये जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला था। दूसरे मास एक्सटिंक्शन में एक बार फिर से समुद्री जीव बड़े स्तर पर विलुप्त हुए। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इस दौर में 75% स्पीसीज विलुप्त हो गई थी और इस बार इनकी विलुप्ति के पीछे का कारण था वेस्कुलर प्लांट्स, जैसे कि ट्रीज और फ्लावर्स। जी हाँ, वही ट्रीज और फ्लावर्स जिनके बिना आज हम इंसान भूखे मर जाएंगे। प्री हिस्टोरिक प्लांट्स से इवॉल्व होकर वेस्कुलर प्लांट्स जैसे कि ट्रीज और फ्लावर्स की उत्पत्ति हुई। अब ऑब्वियसली इन प्लांट्स के रूट्स थे और ये प्लांट्स जमीन पर उगते थे। उस समय धरती की जमीन आज के समय की मिट्टी जैसी नहीं थी। उस समय की जमीन छोटे बड़े पत्थरों की बनी थी और ये नए प्लांट्स जो उत्पन्न हुए थे उनके रूट्स ने धरती की जमीन को काफी बदल कर रख दिया। इन रूट्स के साथ उगे प्लांट्स ने छोटे बड़े पत्थरों को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जब धरती के समुद्रों में गई तो इनमें समुद्र के पानी में बड़े स्तर पर एल्गाई बैक्टीरिया पनपे। आपने नालों व नदियों के पानी में हरी काई जैसा कुछ देखा होगा, वही एल्गाई होते हैं। अब दोस्तों, एल्गाई न्यूट्रिशन के तौर पर ऑक्सीजन भी लेते थे और यह वही ऑक्सीजन थी जो समुद्र के पानी में डिजॉल्व थी। एल्गाई बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस व ग्रो करते हैं और इनके कारण ही उस समय समुद्र में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, जिसके कारण समुद्री जीवों पर एक बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी। जो समुद्री जीव कम ऑक्सीजन लेवल में रहने के लिए एडॉप्ट नहीं हो पाए व जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिला, वे मारे गए और फूड चेन कोलैप्स हो गया। हालांकि ये थ्योरी भी डिबेटेबल है और कई वैज्ञानिकों के अनुसार वोल्केनिक इरप्शन के कारण समुद्रों का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ था, ना कि एल्गाई के कारण। अब दोस्तों, कारण जो भी रहा हो, एक समुद्री दानव जो इस मास एक्सटिंक्शन में विलुप्त हुआ वो था 33 फीट लंबा आर्मर्ड फिश, जिसका नाम था डंक्लियोस्टियस। ये एक बेहद खूंखार व शक्तिशाली शिकारी था, एक महाविशालकाय मछली जिसका पूरा सर बोन प्लेट से ढका हुआ था। पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हमारी धरती ने सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन को झेला था। इस महाविलुप्ति में धरती पर पल बढ़ रही लगभग सारी स्पीसीज खत्म होने की कगार पर आ गई थी। 90% समुद्री स्पीसीज और 75% जमीन पर रहने वाली स्पीसीज का खात्मा इस मास एक्सटिंक्शन में हुआ था। इस मास एक्सटिंक्शन को ग्रेट डाइंग का नाम भी दिया जाता है और जिस घटना ने इस मास एक्सटिंक्शन को जन्म दिया वो था कई बड़े ज्वालामुखियों का फटना। पर्मियन पीरियड के अंत में धरती का वो हिस्सा जिसे आज हम साइबेरिया कहते हैं, वहाँ पर बड़े स्तर पर कई सारे ज्वालामुखी एक साथ फटने लगे। इस भयंकर विस्फोट में हजारों टन धूल, राख व कार्बन डाइऑक्साइड धरती के एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती का तापमान बढ़ गया। एक रिसर्च के अनुसार वोल्केनिक इरप्शन के बाद आए ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री पानी के तापमान को 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था। इन भीषणकारी घटनाओं का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वेदर पैटर्न चेंज हुए, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ा और एसिड रेन की बरसात होने लगी। एटमॉस्फेयर में रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री पानी में डिसॉल्व हो गई, जिससे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि कोरल्स जो उस समय रहते थे उन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। साथ ही ट्राइलोबाइट्स नामक एक स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो गई। कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि ओशियन में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि उस समय मछलियों और मरीन एनिमल्स जो गिल्स के द्वारा श्वास लेते थे वो भी कम हो गए। ओशियन सर्कुलेशन में चेंजेस होने के कारण फर्दर और मरीन एनिमल्स मारे गए। समुद्र से हटकर अगर हम जमीन पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस पीरियड में डाइवर्सिफाइड टेरेस्टेरियल प्लांट्स व इंसेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि ग्लोसोपेटेरिस नामक ये प्लांट जिसकी पत्तियां टंग शेप की थी और इस मास एक्सटिंक्शन में ये भी विलुप्त हो गए। क्योंकि इस पीरियड में डाइवर्सिफाइड टेरेस्टेरियल प्लांट्स थे, इसीलिए इन प्लांट्स ने तरह तरह के इंसेक्ट्स को फलने व फूलने का मौका भी दिया था। मेगान्यूरोप्सिस नामक ये ड्रैगन फ्लाई उस समय का सबसे बड़ा इंसेक्ट था। 21 इंच का ये फ्लाई
धरती पर पाए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े इंसेक्ट्स में से एक है, जो इस मास एक्सटिंक्शन में विलुप्त हो गया। बात करें अगर टेरेस्टेरियल एनिमल्स की, तो दो तरह के एनिमल्स जो पर्मियन पीरियड में रहते थे और विलुप्त हुए थे, साइनेप्साइड्स और सोरोप्साइड्स। ऐसा माना जाता है कि साइनेप्साइड्स मैमल्स के पूर्वज थे और उनका स्कल यानी जो खोपड़ी थी उसमें एक ओपनिंग हुआ करती थी। एक जाना पहचाना साइनेप्साइड जो इस पीरियड में था वो था डाइमेट्रोडोन। ये जीव, जैसा कि आप देख सकते हो, अपनी बैक पर लगी लंबी व कांटेदार हड्डियों के कारण जाना जाता है। इसे अक्सर डायनासोरों का पूर्वज कह दिया जाता है, जबकि ये मैमल्स का पूर्वज है और डायनासोरों की उत्पत्ति के 6 करोड़ साल पहले ही ये इस मास एक्सटिंक्शन में विलुप्त हो गया था। बात करें अगर दूसरी लैंड एनिमल स्पीसीज सोरोप्साइड्स की, तो इस तरह के एनिमल्स की खोपड़ी में 2 ओपनिंग हुआ करती थी और माना जाता है कि ये रेप्टाइल्स जैसे कि डायनासोर्स और बर्ड्स के पूर्वज थे। फॉसिल्स बताते हैं कि साइनेप्साइड्स सोरोप्साइड्स के मुकाबले उस समय अधिक मात्रा में मौजूद थे। हालांकि इस महाविलुप्ति में हुई भयंकर तबाही को सोरोप्साइड्स साइनेप्साइड्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से झेल पाई और एक्सटिंक्शन के बाद कंपैरेटिवली सोरोप्साइड्स की संख्या बढ़ गई थी। ओवरऑल ये महाविलुप्ति इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि इससे रिकवर होने में धरती को 1 करोड़ सालों का समय लगा। हालांकि कुछ एविडेंस ये भी दर्शाते हैं कि इससे रिकवर होने में 20 लाख सालों का ही समय लगा था, जो कि फर्दर ये सजेस्ट करते हैं कि धरती के कुछ जगहों पर बायोडाइवर्सिटी अन्य जगहों के मुकाबले जल्द ही रिकवर हो गई थी। ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, ग्रेट डाइंग या कहें कि तीसरे मास एक्सटिंक्शन से रिकवर होने में धरती को एक लंबा समय लगा था और बड़े अरसे बाद जीवन धरती पर बिना किसी बड़ी रुकावट के फलने फूलने लगा था। लेकिन कुछ करोड़ सालों बाद एक बार फिर से महाविलुप्ति का आगमन हुआ। चौथा मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हुआ और इस मास एक्सटिंक्शन ने धरती पर मौजूद जीवन के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया। ट्राइएसिक पीरियड एक नए और डाइवर्स लाइफ फॉर्म को अपने साथ लेकर आया था। इस पीरियड में कई अलग अलग प्रकार के डायनासोरों से धरती पर मौजूद जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन जुरासिक पीरियड की शुरुआत से पहले यानी ट्राइएसिक पीरियड के अंतिम समय में एक भयंकर तबाही हुई और 75% मरीन व टेरेस्ट्रियल स्पीसीज विलुप्त हो गईं। ये मास एक्सटिंक्शन डायनासोरों के लिए वरदान साबित हुआ। इस एक्सटिंक्शन ने डायनासोरों की वेरियस स्पीसीज के आगे आने वाले जीवन का रास्ता साफ कर दिया और इसी मास एक्सटिंक्शन के कारण डायनासोरों ने अगले 13.5 करोड़ सालों तक बिना किसी इंटरफेरेंस के धरती पर डोमिनेट किया। चौथा मास एक्सटिंक्शन एग्जैक्टली किस वजह से हुआ था ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक एक थ्योरी पर एग्री हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिसके कारण ही ये एक्सटिंक्शन हुआ होगा। थ्योरी के अनुसार एक शॉर्ट टाइम पीरियड में बड़े वोल्केनिक इरप्शन हुए उस एरिया में जो आज अटलांटिक ओशियन में डूबा हुआ है। तीसरे मास एक्सटिंक्शन की ही तरह वोल्केनिक एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुई, जिसने धरती के ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ा और एसिडिफाइड हुआ और मरीन लाइफ के साथ साथ टेरेस्ट्रियल लाइफ भी एक्सटिंक्ट हुई। कुछ वेल नोन एनिमल्स जो इस एक्सटिंक्शन में विलुप्त हुए थे वे थे लार्ज प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स और फ्लाइंग पेटेरोसोर्स। वैसे कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं जो इस मास एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन वाली थ्योरी को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। केपीजी एक्सटिंक्शन। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें आखिरी और सबसे फेमस मास एक्सटिंक्शन पर, जो इस धरती पर हो चुका है और जिसके बारे में आपने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिकली इस मास एक्सटिंक्शन ने 18 करोड़ सालों से राज करते आ रहे डायनासोरों की लगभग सारी स्पीसीज का द एंड कर दिया। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुए क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन, जिसे डायनासोर एक्सटिंक्शन के नाम से हम बेहतर जानते हैं, वो एक एस्ट्रॉयड के कारण हुआ था। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 13 किलोमीटर चौड़ा चिकसुलब एस्ट्रॉयड धरती के उस एरिया में गिरता है जो आज मैक्सिको यूकेटन में है। एस्ट्रॉयड से धरती की हुई ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने 180 किलोमीटर चौड़ा और 19 किलोमीटर गहरा गड्ढा कर दिया, जिसे हम चिकसुलब क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि इम्पैक्ट के 1450 किलोमीटर दूर फैला समूचा जमीन पल भर में ही राख हो गया। लेकिन ये तो तबाही की बस शुरुआत थी। धमाके से निकली धूल और राख धरती के चारों ओर फैल गई और धूल व राख की एक परत से समूची धरती ढक गई।
इसकी वजह से सूर्य की रोशनी सही तरह से धरती पर नहीं पहुंच सकी और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अंजाम नहीं दे सके, जिसके कारण बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे सूख गए और हर्बीवोरस डायनासोर जो इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट थे वे मारे गए। और उसके बाद कार्निवोरस डायनासोर भी मारे गए क्योंकि ये हर्बीवोरस डायनासोरों को खाकर जिंदा रहते थे। इसके साथ ही धरती के तापमान में एक जोरदार गिरावट आई क्योंकि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और ऐसा हाल एक लंबे समय तक चला। वैज्ञानिक मानते हैं कि इम्पैक्ट के कुछ महीनों बाद ही ज्यादा से ज्यादा डायनासोर और बाकी अन्य जानवर विलुप्त हो गए होंगे। लेकिन डायनासोर या बाकी अन्य जानवरों के वो सारे स्पीसीज जो उड़ सकते थे, जमीन को खोदकर उसके अंदर रह सकते थे, वह जो समुद्र की गहराइयों में जाकर बच सकते थे, वे बच गए। पक्षियों की कई सारी प्रजातियां जो आज के समय में हैं, वो डायनासोरों की बची हुई वो स्पीसीज थी जो उस समय मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर गईं और इवॉल्व होकर आज इस रूप में हैं। डायनासोरों के खात्मे ने मैमल्स को फलने फूलने का एक बेहतरीन मौका दिया और इन्हीं मैमल्स से इवॉल्व होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। यूं तो मास एक्सटिंक्शंस कई स्पीसीज के विलुप्त होने का कारण बने, लेकिन अगर ये 5 मास एक्सटिंक्शंस ठीक उसी क्रम में तथा ठीक उसी प्रकार नहीं हुए होते जिस प्रकार से हुए हैं, तो आज के समय में धरती पर हम इंसानों की जगह कोई और राज कर रहा होता। अब दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि धरती 5 बार मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी है, एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि छठा मास एक्सटिंक्शन आखिरकार कब होगा और क्या उस मास एक्सटिंक्शन में हम इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 से वर्टिब्रेट स्पीसीज की संख्या 68% प्रति साल की रफ्तार से घट रही है और IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 35,000 स्पीसीज विलुप्ति के कगार पर हैं। अकेली 20वीं सदी में ही 543 लैंड वर्टिब्रेट्स विलुप्त हो चुके हैं। 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही इंसान धरती पर हो रहे सभी एनवायरमेंटल क्राइसिस के जिम्मेदार रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओजोन डिप्लेशन, बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन। इंसानों के कारण एनवायरमेंट और ज्यादा पॉल्यूट और समय के साथ डिग्रेड होता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती की बची कुची जो स्पीसीज हैं वो भी बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगी। अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और धरती पर मौजूद स्पीसीज की विलुप्ति एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमेशा चलता रहेगा और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इतिहास में जो 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं उनमें इंसानों का कोई रोल नहीं था। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट पूरे तरीके से सही नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के इंटरफेरेंस के कारण धरती पर मौजूद बाकी अन्य स्पीसीज कई हजार गुना तेजी से विलुप्त हो रही हैं। स्टडीज बताती हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना जो स्पीसीज धरती से विलुप्त हो चुकी हैं वो 800 से लेकर 10,000 सालों तक और जीवित रहती। आने वाले सालों में इंसानों को ओवर पॉपुलेशन, भूखमरी, बाढ़, वाटर स्केरिसिटी में भी कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी और न जाने कितनी ही अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सब भी कम पड़े तो 2-4 न्यूक्लियर वॉर भी धरती को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंसान इन सारी प्रॉब्लम से डील करके या किसी अन्य प्लैनेट पर बसकर अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं। ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर किसी मास एक्सटिंक्शन में इंसान विलुप्त हो जाते हैं तो वो कौन सी स्पीसीज होंगी जिनका आने वाले समय में धरती पर दबदबा होगा। खैर, अगर ऐसा होता है तो ये विटनेस करने के लिए हम इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।